हेलो स्टूडेंट्स, आवर न्यू लेक्चर। इसमें हम सॉलिड के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, जैसे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, थर्मल प्रॉपर्टी है, बहुत सारा है। उनमें से हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सॉलिड को तीन टाइप में हम क्लासिफाई कर सकते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेगा, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं करेगा, या उसे बैड कंडक्टर कहेंगे। और सेमीकंडक्टर दोनों के बीच का रेंज है, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी तो करता है लेकिन इतना नहीं जितना कि एक कंडक्टर कर सकता है। यह भी है कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं जनरली वो इंसुलेटर हैं, जबकि मेटालॉइड सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज ये होता है कि क्यों मेटल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्यों नॉन मेटल इंसुलेटर का काम करेगा और मेटालॉइड सेमीकंडक्टर की तरह काम क्यों करता है, क्या रीज़न है इसमें, कंडक्टर होने में, सेमीकंडक्टर होने में या इंसुलेटर होने में कहाँ पर डिफरेंस एराइज हो जाता है। तो इसको ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है बैंड थ्योरी ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, मेटल के अंदर जो पाया जाने वाला बॉन्ड है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। उसको कई थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया है, उनमें से एक थ्योरी का नाम है बैंड थ्योरी। मेटालिक बॉन्ड का जो बैंड थ्योरी है उससे हम इन तीनों टाइप को समझ सकते हैं, क्यों मेटल कंडक्टर है, क्यों मेटालॉइड सेमीकंडक्टर है और क्यों नॉन मेटल इंसुलेटर है। इसको हम बैंड थ्योरी से समझ सकते हैं। अब बैंड थ्योरी को समझने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिमाग में रखना होगा। केमिकल बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्ड का, उसमें बताया गया है कि जब दो एटम एक दूसरे के नज़दीक आते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के पर्पस से, उद्देश्य से, तो उन दोनों एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं sp-d-f, वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करके वो उतनी ही गिनती में न्यू ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कंबाइन किया कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल। बनेगा क्या? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कब ये होगा? जब दो एटम कम क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म ए बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर टू जनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उतनी ही संख्या में बनाएगा। मतलब ये देख लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा तो वहाँ पर जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 ही जनरेट होगा, 10 कंबाइन करेगा तो 10 ही जनरेट होगा। उतनी ही संख्या में, जितने कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ये 2 टाइप का होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है। ये चीज़ें जो हमने कहा ये एक्चुअली यहाँ नहीं, ये केमिकल बॉन्डिंग में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ते हैं उस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, और उसी थ्योरी को लेकर यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड के बैंड थ्योरी को समझाने की कोशिश की गई है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बैंड थ्योरी को समझने के लिए हमें
कोई एक मेटल को कंसीडर करना होगा ताकि चीज़ें समझना आसान हो। मान लेते हैं हम लोग ये लिथियम मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। यहाँ 2s जो वैलेंस सेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 2s ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी लिथियम मेटल के क्रिस्टल में लिथियम के इनफाइनाइट एटम होते हैं, तो हम उनमें से n एटम ले लेते हैं। मान लीजिए किसी क्रिस्टल में, किसी लिथियम मेटल के टुकड़े में लिथियम के n एटम है। n क्या है? इट इज़ ए वेरी लार्ज नंबर, अरबों खरबों में है। तो ये जो इतना सारा लिथियम एटम क्लोज आएगा, एक दूसरे के नज़दीक आएगा, तो वो हर लिथियम एटम में एक 2s है, 2 लिथियम एटम में 2 2s है, 10 लिथियम एटम में 10 2s है, और n लिथियम एटम में n 2s है। तो ये n 2s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और n जो कि वेरी एक लार्ज नंबर है, वो लार्ज नंबर s कंबाइन करके उतने ही संख्या में मोलेकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से आधा मोलेकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगा और आधा का ज़्यादा होगा। जो बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी कम होगा, जो एंटी बॉन्डिंग वाला है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगा। इसको हम अलग से समझाने के लिए यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 लिथियम एटम कंबाइन किया, तो 2 2s होगा, इसमें एक 2s है, इसमें एक 2s, तो 2 कंबाइन किया तो नए ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। जितना कंबाइन करता है उतना ही नया बनता है, 2 बनेंगे। 2 में आधा, माने 2 का आधा कितना? 1 ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल है, और आधा का एनर्जी ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये जो एंटी बॉन्डिंग वाला है ये वैकेंट रह जाएगा, खाली। मान लीजिए हमने 4 लिथियम एटम लिया था, तो नया ऑर्बिटल कितना बनेगा? 4, क्योंकि सभी में एक 2s 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 है। 4 में से आधा माने 2 बॉन्डिंग वाला बनेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, और आधा मतलब 2 एंटी बॉन्डिंग एनर्जी होगा, ऑर्बिटल होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 में से 2 यहाँ और 2 यहाँ रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी में पहले भरता है, और ये क्या रह जाएगा? खाली। उसी तरह से अगर हम 6 लेते तो 6 ऑर्बिटल कंबाइन करके 6 बनता। 6 में से 3 का एनर्जी कम होता जो बॉन्डिंग वाला है, और 3 का एनर्जी ज़्यादा होता है जो एंटी बॉन्डिंग। 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से 2 2 2 यहाँ पर भर जाता, यहाँ पर ये फिर खाली हो जाता। अगर हम 8 लेते तो नया ऑर्बिटल 8 बनता, जिसमें से 4 बॉन्डिंग होता, 4 एंटी बॉन्डिंग होता। ये चारों भर जाता, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है 2 2 करके, और ये फिर खाली रह जाता। अगर हम 1 करोड़ लें लिथियम एटम, तो 1 करोड़ ऑर्बिटल बनेगा, उसमें से आधा मतलब 50 लाख की एनर्जी कम होगी और 50 लाख की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये 50 लाख भरे रहेंगे, ये 50 लाख खाली होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। अगर आपको यहाँ पर 50 लाख लाइन खींचने कहें तो ये लाइन नज़र ना आकर एक चौड़ी सी पट्टी नज़र आएगी, और चौड़ी पट्टी को हम बैंड कहते हैं। बैंड माने पट्टी।
और ये 50 लाख यहाँ बनाएंगे तो ये लाइन ना नजर आकर के एक चौड़ी पट्टी नजर आएगी जिसको हम बैंड कहेंगे। तो यहाँ पर 1 करोड़ लिथियम नहीं, एन है, एन जो कि करोड़ों नहीं खरबों खरबों में है। तो ये भी खरबों में होगा, ये भी खरबों में। तो ये कोई लाइन ना दिख करके एक चौड़ी पट्टी दिखेगी जिसमें बैंड कहेंगे। और इसको वैलेंस बैंड कहा गया क्योंकि सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है। और इसको कंडक्शन बैंड कहा गया क्योंकि ये खाली है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कैरी होगा, इसलिए कंडक्शन बैंड। अब होता क्या है, जब भी किसी सॉलिड में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस कंडक्शन बैंड में जाकर फ्लो करने लगता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं। और दोनों बैंड के बीच में जो गैप है उसे हम बैंड गैप कहते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उसमें ये बैंड गैप 0 या नहीं होता है, ओवरलैप होते हैं। सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप कम है और इंसुलेटर में ये बैंड गैप ज्यादा है। यहां पर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे इन मेटल्स the band gap in metals, the band gap is 0. When potential difference is applied electrons from valence band goes to conduction band. And starts to flow. As a result, they
conduct electric current. In metalloids, the band gap is small. When potential difference is applied, electrons jump from valence band to conduction band and starts to flow. But the amount of current flow depends upon the number of electrons jump from valence band to conduction band. In insulator, the band gap is large.
when potential difference is applied, electrons fails to jump from valence band to conduction band. Hence, they cannot conduct electricity. बैंड थ्योरी का कहना है कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप है ही नहीं। कुछ केस में तो थोड़ा सा बैंड ओवरलैप भी रहता है। तो जो ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है ये चला जाता है कंडक्शन बैंड में और वो इलेक्ट्रिक फ्लो करने लगता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट है। यहाँ पर बैंड गैप है लेकिन स्मॉल है। जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप कर जाएगा यहाँ पर और इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्रीली सारे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर लेगा और इसमें कुछ ही इलेक्ट्रॉन जंप कर पाते हैं, सारे नहीं। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी तो करेगा लेकिन उससे कम करेगा। ये वो अगर कंडक्टर है तो ये सेमी कंडक्टर है। और इंसुलेटर में ये गैप बहुत ज़्यादा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ये गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता, और जंप नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करेगा। ये तीनों केस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल एक देते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। जैसे हम लोगों का जो घर है जहां हम रहते हैं उसको आप वैलेंस बैंड समझिए। वहां पर हम रहते हैं, ये मेरा घर है, वैलेंस बैंड ये घर है जहां पर हम लोग रहते हैं। और कहीं जाना होता है तो घर से निकलकर रोड पर आना पड़ता है। ये रोड है, खाली है, जहां से हम चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल में जो होता है ये घर और रोड सटा हुआ है, बीच में गैप ही नहीं है। बस घर से निकलिए, दरवाजे पर रोड है, तो ये आदमी घर से निकलेगा और चल देगा। लेकिन यहां पर क्या है कि घर और रोड के बीच में थोड़ा सा गड्ढा है, छोटा सा, तो हमको यहां घर से निकल के जंप करके यहां जाना होगा रोड पर, और तब हम जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ लोग जंप करने से डरेंगे भी, तो कुछ जाएगा कुछ नहीं जाएगा। मतलब यहाँ जितना फ्रीली सब जाएगा यहाँ नहीं जाएगा। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा इसलिए कंडक्टर, ये कम करेगा तो ये सेमी कंडक्टर। लेकिन यहाँ पर जो है घर और रोड के बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है, कोई भी आदमी जंप करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब जाएगा नहीं तो चलेगा कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो कैरी इलेक्ट्रॉन को करना है। उसका घर वैलेंस बैंड है जहां वो रहता है, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो घर से निकलकर वो रोड पर, सड़क पर कंडक्शन बैंड में आ जाता है और जहां से वो चलता है। हम जानते हैं कि कंडक्टर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैरी कम होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑसिलेट करने लगते हैं, जिससे फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन को रुकावट होता है।
इसको आप ऐसे समझिए कि ये टेम्परेचर ज़्यादा माने जब गर्मी बहुत ज़्यादा हुआ तो घर के बच्चे दौड़ दौड़ कर गर्मी के वजह से सड़क पर जा रहे हैं, और बच्चे सड़क पर दौड़ दौड़ के जाएंगे तो चलने वाले का स्पीड में रुकावट आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगा रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बच्चे, छोटे बच्चे ये गड्ढा कूद नहीं सकता है, जाएगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऊपर से टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा कैरी करेगा। तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इलेक्ट्रिसिटी उतना ज़्यादा फ्लो होगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन यहाँ है, इससे रोड को डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कूदने से रोड डिस्टर्ब भी होता है, इसलिए वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्शन कम हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कम कैरी होगा, लेकिन सेमीकंडक्टर में ज़्यादा होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर थोड़ा टेम्परेचर चाहिए इलेक्ट्रॉन जंप होने के लिए। अक्सर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, इसमें सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, इसीलिए आप जब भी मोबाइल या कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ऑन होने में वो थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पहले इसको हीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब, और जब जंप करेगा तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होता है। लेकिन इसमें इतना ज़्यादा गैप है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर ही नहीं पाता इतना दूर, और जब जंप नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी तो इलेक्ट्रॉन को करना है। तो यह है बैंड थ्योरी मेटालिक बॉन्ड का, जो ये बात को क्लियर करता है कि मेटल क्यों कंडक्टर है, नॉन मेटल क्यों इंसुलेटर है, और मेटालॉइड्स क्यों सेमीकंडक्टर के तरह काम करता है। क्या रीज़न बताया उसने कि कंडक्टर में बैंड गैप 0 होगा, या ये दोनों ही बैंड ओवरलैप रहते हैं, दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी। सेमीकंडक्टर में ये बैंड गैप स्मॉल होता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी तो करेगा लेकिन कम करेगा, जितना उसमें है उतना नहीं करेगा। और इंसुलेटर में या नॉन मेटल में ये बैंड गैप ज़्यादा होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करता, एंड दे एक्ट एज इंसुलेटर। तो ये था सॉलिड के ढेर सारे प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने देखा, जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और जिसके आधार पर सॉलिड 3 तरह के हुए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ पर सॉलिड के एक और प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और वो है सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड्स आर ऑफ 5 टाइप्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड 5 टाइप का होता है। लिखिए, ऑन द basis of magnetic property solids are
of on the basis of magnetic property, solids are of 5 types. Diamagnetic, substance या सॉलिड, सबस्टांस से लिखे, सबस्टांस, पारामैग्नेटिक, सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक, सबस्टांस, एंटीफेरोमैग्नेटिक, substance and ferrimagnetic, substance. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम सबस्टांस को या सॉलिड को 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक सबस्टांस, पारामैग्नेटिक सबस्टांस, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस एंड फेरीमैग्नेटिक सबस्टांस। इसमें जो डायामैग्नेटिक सबस्टांस है, ये हम उसे कहते हैं which are not attracted by the magnetic field, जिसको मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर ना खींचे। लेकिन ये इतना सही नहीं, ज़्यादा सही है, दे आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड उसको अपने से दूर रिपेल करता है, धकेलता है। ये और बात है कि रिपल्सन इतना कम है कि हमें पता नहीं चलता। और पारामैग्नेटिक सबस्टांस वो है जिसे मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर खींचे। समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल दें कि मान लीजिए एक जगह पर ये कलम का टुकड़ा सब पड़ा हुआ है, एक जगह पर लोहे का टुकड़ा। एक मैग्नेट को लाएंगे, अगर इसके नज़दीक लाएंगे तो मैग्नेट में ये टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े इसके नहीं सटेंगे, मतलब मैग्नेट ने इसे अपनी ओर नहीं खींचा। इसलिए ये है डायामैग्नेटिक, जिसको मैग्नेट ने नहीं खींचा। और जो लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा सट गया, मतलब मैग्नेट ने उसको अपनी ओर खींचा है। तो जो चीज़ मैग्नेट में सट जाएगा वो पारामैग्नेटिक हुआ, जो नहीं सटेगा वो डायामैग्नेटिक। तो ये जो मैग्नेट ने इसको नहीं खींचा, ये बात हम देख रहे हैं, नहीं खींचा, ये बात तो सही है। लेकिन इससे भी सही बात है कि मैग्नेट इसको धकेल रहा है, रिपेल कर रहा है। ये और बात है कि ये रिपल्सन इतना कमजोर है कि हमें पता नहीं चलता। कोई भी सॉलिड में ये डायामैग्नेटिक नेचर आने का कारण है कि उसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएं तो वैसे सॉलिड को मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर नहीं खींचता है बल्कि रिपेल करता है। जबकि पारामैग्नेटिक सॉलिड वो है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पारामैग्नेटिज्म को जनरेट करता है
और मैग्नेट द्वारा वो आकर्षित होते हैं। यहाँ पर लिखिए डायामैग्नेटिक सबस्टांसेस are weakly repelled by the magnetic field. Substances have all paired electrons. No unpaired electrons, no magnetic property. चूँकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया नहीं जाएगा। टिटेनियम ऑक्साइड, वाटर, NaCl, ये सब डायामैग्नेटिक सॉलिड या सबस्टांस के एग्जाम्पल हैं। paramagnetic substances are attracted by the magnetic field. The property magnetic property is due to presence of unpaired electron of particular spin. ये पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वो है जिसको मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो, खींचता हो, या ये वो सॉलिड हैं
जो मैग्नेट में सट जाते हैं, मैग्नेट उसे अपनी ओर खींचता है, और इसके अंदर ये जो नेचर, मैग्नेटिक नेचर आया, मैग्नेट में सट जाने का कैरेक्टर है जिसे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो एक ही स्पिन के होंगे, या तो सारे क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉकवाइज। अब इस सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा है या कम, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू से दिखाया जाएगा। The magnetic moment of solid is given as mu बराबर n into n+2 अंडर रूट bm। बोर मैग्नेटोन, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons, but as soon as the magnetic field is removed, magnetic property disappear, hence a temporary magnetic प्रॉपर्टी। पारामैग्नेटिक सबस्टांस में मैग्नेटिक कैरेक्टर ज़्यादा या कम वो उसके मैग्नेटिक मोमेंट से दिखाया जाता है, जिसका फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की गिनती, और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है bm। लेकिन इस सॉलिड का एक इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करना है कि जब हम पारामैग्नेटिक सबस्टांस के पास से मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे तो इस सॉलिड का भी मैग्नेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आया तो मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, हट गया तो मैग्नेटिक कैरेक्टर भी ख़त्म हो गया, तो हम इसे टेम्पररी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहेंगे। आज इस क्लास में यहीं तक, यहीं से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और वो हम लोगों का इस सॉलिड स्टेट चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम लोग फिर एक और टॉपिक में इंटर करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।